अभी हम लोग ये जो डिस्कस कर रहे हैं आज इस क्लास में, ये भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का ही पार्ट है। जो हम लोग मोलरिटी पढ़े हैं, जो एक्सरसाइज में इन टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, वहाँ पर इन सब कंसेप्ट का भी ज़रूरत पड़ेगा। यानी कि उसमें से सोल्व करने में आज जो डिस्कस करेंगे उसका भी इम्पॉर्टेंट रोल है, वो भी यूज होगा। जैसे इसमें लिखिए, इफ ए सॉल्यूशन of known concentration if a solution of known concentration is diluted by adding suitable solvent, then the new concentration of the solution can be determined by using the following relation. C1 V1 is equal to C2 V2. नोट करो आप भी, where C1 is called initial concentration, V1 is called initial volume, C2 is called final concentration, and V2 is called final volume. नोट करो, दो कंडीशन पढ़ना है। फर्स्ट कंडीशन में कह रहा है कि यहां पर पहले से आप कोई सॉल्यूशन बना रखे थे। सपोज 2 मोलर 200 मिलीलीटर NaOH सॉल्यूशन आपका प्रिपेयर्ड था, ये बना हुआ है। आप में से आपका कोई एक दोस्त जिसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये सॉल्यूशन बना सकता है, ये पढ़ने में ज़्यादा तेज है, आपका ध्यान इधर उधर हुआ तो इसमें वो पानी मिला दिया। ठीक है, तो बताओ अब आपका कंसंट्रेशन यही रहा या चेंज कर गया? चेंज कर गया। अब वैसे कंडीशन में अब आपका कंसंट्रेशन क्या हुआ? आप 2 मोलर का लेवल चिपकाए हुए थे, अब आपको लगेगा कि ये मेरा पूरा मेहनत बेकार हो गया। मेहनत बेकार नहीं गया, लेवल अलग हो सकता है। अब उस लेवल को आप हटाओगे और ये फार्मूला यूज करेंगे। कहाँ पे करेंगे? ये जो पहले आपका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन था वो हो गया C1, पहले जो आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम था वो हो गया V1, और अब वो पानी डाल दिया तो अब वॉल्यूम तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अब इसका कितना वॉल्यूम है। तो जो भी वॉल्यूम है पहले 200 से मान ली कि अब बढ़ करके 300 हो गया, तो वो किसका वैल्यू निकल गया? V2 का। तो देखो, तो अगर C1 पता है, V1 पता है, V2 पता है, तो C2 निकल जाएगा। तो यानी कि इस रिलेशन का यूज करके करते हैं। ये तो हम बता दिए आपको कि पानी मिला दिया। एक्चुअली इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत है। लैब में आप जाओगे तो एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना हुआ रहेगा, और आपको चाहिए होगा, मान ली कि 5 मोलर बना के रखा हुआ है, और एक दिन आप जा रहे हैं मंडे को, तो मंडे को आपको चाहिए 2 मोलर कंसंट्रेशन। तब इस 5 मोलर को किस में कन्वर्ट करना होगा? 2 मोलर में। तो 5 मोलर हो गया C1, और इसके वैल्यू को क्या मानेंगे? C2। इसका आप कोई भी एक मान लें कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन ले लिए, ये क्या हो गया? V1। तो अब V2 का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। तब V2 का वैल्यू मान लें कि 300 मिलीलीटर, तो इसका मतलब 100 मिलीलीटर का वैल्यू बढ़ा करके कहाँ तक ले जाना है? 300। तो उसमें 200 मिलीलीटर पानी डाल देंगे। तो ये यूज करना होता है, केमिस्ट्री लैब में इसका एप्लीकेशन है। यानी कि एक नॉन कंसंट्रेशन को डाइल्यूट करके फिर दूसरे कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड भी आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, वहाँ पर आएंगे। जैसे यहाँ देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप नोट करना बाद में, पहले यहाँ समझ लो। इस क्वेश्चन में कह रहा है, इफ 300 मिलीलीटर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हैविंग कंसंट्रेशन, पहले ये कितना वॉल्यूम था? 300 मिलीलीटर, और कंसंट्रेशन कितना था? 2 मोलर, इज डाइल्यूटेड बाय एडिंग
200 मिलीलीटर वाटर, इसे डाइल्यूट किया गया है क्या डाल करके, पानी, और कितना पानी डाला जा रहा है, 200 मिलीलीटर। तो पूछा जा रहा है आपसे देन डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। तो देखो तो यहां से हम लोग क्वेश्चन का डाटा सेपरेट करते हैं। बताओ इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, सामने में इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था 2 मोलर, इनिशियल वॉल्यूम कितना था 300 मिलीलीटर। अब फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, यहां ध्यान देना है, फाइनल वॉल्यूम पूछा जा रहा है, तो 300 तो पहले ही से था और उसमें 200 मीटर ऐड कर दिया गया, तो V2 का वैल्यू हो जाएगा 300 प्लस 200, इट मींस 500 मिलीलीटर। और क्या निकालना है, कंसंट्रेशन यानी कि C2। अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, C1V1 इज इक्वल टू C2V2, देयरफॉर C2 वुड बी इक्वल टू C1V1 डिवाइडेड बाई V2। C1 का वैल्यू 2 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 500, 0 0 0 0 कैंसिल, 6 डिवाइडेड बाई 5 यानी कितना हो गया 1.2 मोलर। अब एक नया लेवल लगा करके वहां पे चिपका दिए, कब इनका कंसंट्रेशन 1.2 मोलर हो जाएगा। वहीं कहे कि 300 मिलीलीटर की जगह पे इसमें 600 मिलीलीटर वाटर डाल दिया गया, तब फिर V2 का वैल्यू वहां पर ऐड करके निकाल लेंगे, बोलो बन जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ होगा, इंटेक्स का क्वेश्चन है कि जिसमें सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट किया गया एक्सरसाइज का, तो वहां पर यही फॉर्मूला लगेगा C1V1 इजिकल टू C2V2, इसको नोट कर लीजिए। एडेड अमाउंट ऑफ वाटर और V2 दोनों का वैल्यू सेम है क्या, कितना पानी ऐड किया गया 200 मिलीलीटर, वाटर ऐड किया गया 200 मिलीलीटर, और V2 का वैल्यू कितना है 500 मिलीलीटर। तो अभी वाले क्वेश्चन में आपसे V2 नहीं पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, एडेड अमाउंट ऑफ वाटर पूछा जा रहा है, तो वो आपको बताना होगा। अब देखो इस क्वेश्चन पर आते हैं, यहां करा है हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड इन 4 मोलर 200 milliliter solution to get the solution of 1 molar concentration. It means according to question, आप बताओ डाटा बताओ पहले, C1 का वैल्यू कितना है 4 मोलर, V1 का वैल्यू 200 ml, C2 का वैल्यू 1 मोलर, V2 का वैल्यू निकालना है, पहले V2 निकाल लेते हैं। Since C1V1 is equal to C2V2, therefore V2 would be equal to C1V1 divided by C2। C1 का वैल्यू कितना है 4, C1 का वैल्यू 200 और C2 का वैल्यू 1। ये कितना मिलीलीटर आ गया 800 मिलीलीटर, लेकिन ये 800 मिलीलीटर फाइनल वॉल्यूम है डाइल्यूट करने के बाद में। अब यहां से आपको एक स्टेप आगे बढ़ना होगा, यहां लिखना होगा एडेड अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर इट वुड बी इक्वल टू 800 मिलीलीटर फाइनल है, जबकि पहले से वॉल्यूम कितना था 200, तो 800 माइनस 200 इट वुड बी इक्वल टू 600 मिलीलीटर। ऐसे जरा सोच के देखो ना, फाइनल वॉल्यूम 800 होना चाहिए और पहले से कितना था 200, तो उसमें कितना पानी डालोगे कि 800 हो जाएगा 600 मिलीलीटर। तो ऐसे करना है, और तुक्का लगा रहे हो अभी भी तो क्या कर रहे हो 1 लीटर, कैसे, अरे सोच के देखो 200 मिलीलीटर पहले से था, उसके वॉल्यूम को 800 मिलीलीटर करना है, तो तुम उसमें 1 लीटर डाल दोगे, तो बाकी का 400 मिलीलीटर कहां चला गया। तो क्वेश्चन को पढ़ना और समझना है, नोट कीजिए जहां गलती हुआ है वहां। डिस्कस कर रहे थे वो कंडीशन फर्स्ट था, जिसमें कोई एक नॉन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को डाइल्यूट करके एक नया कंसंट्रेशन बनाया जा रहा था, नॉन कंसंट्रेशन को न्यू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया गया। अब यहां पर बताया जा रहा है कि 2 या 2 से अधिक अलग अलग सॉल्यूशन, लेकिन एक ही केमिकल सब्सटेंस का, ताकि उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो जाए, उनको मिला दिया गया, जो एग्जाम्पल जैसे डिस्कस कर रहे थे, तब क्या कंसंट्रेशन होगा वो निकालना है। लिखिए, इसमें पहले स्टेटमेंट लिखवा देते हैं, इफ टू और मोर different solution
if two or more different solution of identical chemical substance having different concentration are mixed together having different concentration are mixed together, then the new concentration of the solution can be determined by using the following relation, C1V1 plus C2V2 it would be equal to C into V, where V would be equal to V1 plus V2 . अब ये C क्या है, V क्या है, उसके बारे में बात करते हैं, उसको समझाते हैं। फॉर्मूला ये नोट कर लिए, अब ध्यान से समझो। मान ली कि इस जगह पर ये 2 मोलर 200 मिलीलीटर सॉल्यूशन था, दूसरे वाले कंटेनर में 1 मोलर 300 मिलीलीटर सॉल्यूशन था, और भी हो सकता है, यही दो को लेकर के चले। अब करा है कि इन दोनों सॉल्यूशन को एक ही जगह पर मिक्स कर दिया गया, यानी इसे भी इसी में डाल दिया गया और इसको भी इसी में डाल दिया गया। अब ये नया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बन जाएगा। अब उस कंडीशन में अब जो नया फाइनल कंसंट्रेशन आएगा उसे कैपिटल सी से, और जो फाइनल वॉल्यूम आएगा उसे किससे हम लोग रिप्रेजेंट किए, कैपिटल वी से। पहले जो कंसंट्रेशन था ये हो गया C1, पहले जो वॉल्यूम था ये हो गया V1, इसे हम लोग मान लेंगे C2, ये क्या हो गया V2। अब यहाँ इसके बारे में V के बारे में जरा ध्यान से देखना। पहले वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम था 200 मिलीलीटर और दूसरे वाले का वॉल्यूम कितना है 300 मिलीलीटर, और इन दोनों को एक ही कंटेनर में डाला गया। अब बताओ कितना हो जाएगा 500। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, V जो है वो V1 प्लस V2 डॉट डॉट डॉट, यानी कि जितना रहेगा उन सब के अलजेब्रिक सम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अलजेब्रिक सम के बराबर V हो गया। तो ये सब पता है, C1 पता है, V1 पता है, C1 पता हो गया, V1 पता हो गया, C2 पता है, V2 पता है, V पता है। तो बताओ C निकल जाएगा। अब ऐसे ही समझा रहे थे तो एक स्टूडेंट बताया कि सर जब ये हम लोग V निकाल रहे हैं V1 प्लस V2, तो क्या C नहीं निकल जाएगा C1 प्लस C2? नहीं, C1 प्लस C2 नहीं निकलेगा, ये एवरेज निकलेगा। जैसे देखो, अगर मान लिया कि 1 लीटर पानी है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, और दूसरे कंटेनर में 2 लीटर पानी है जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। एक 20 था और दूसरा कितना है 100। अब इन दोनों को मिला देंगे तो ये 1 लीटर था और ये कितना है 2 लीटर, तो मिला देने पर तो ये 3 लीटर होगा, लेकिन टेम्परेचर बताओ तो 120 डिग्री होगा। ये तो हम लोग जाड़े में इस्तेमाल करते हैं, इस कंसेप्ट का यूज करते हैं कि एक बाल्टी पानी रखे, ठंडा वाला नॉर्मल पानी है और बाकी कहीं पे गर्म किए, और इसको नॉर्मल बनाना है, इसके टेम्परेचर को थोड़ा सा और बढ़ाना है तो उसमें गर्म पानी डाल दिए। तो अब गर्म पानी का टेम्परेचर कम हुआ और जो ठंडा पानी था उसका टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। तो वो इसी कंसेप्ट के अनुसार से है। तो कंसेप्ट कंसंट्रेशन का एवरेज निकलता है, अलजेब्रिक सम नहीं निकलता है। क्योंकि अगर ऐसा रहता तो हम लोग 10 गिलास पानी डाल के पानी खौला देते। आप इमेजिन करो ना, 1 गिलास पानी का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस,
और एक बाल्टी ले लिए, तो इसको यहाँ डाले 10 डिग्री सेल्सियस, दूसरा भी डाले 10 डिग्री सेल्सियस, तीसरा भी डाले 10, और सब 10 10 10 जोड़ दिए तो 10 ग्लास में कितना हो जाएगा 100। तो पानी क्या होने लगता, खौलने लगता। लेकिन ऐसा होगा क्या, इसलिए वॉल्यूम का होगा। अगर ये 1 लीटर है तो 10 गिलास आप डाल दिए 1 1 लीटर वाले ग्लास से, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10 लीटर। तो वहां तो अलजेब्रिक सम निकलेगा, लेकिन कंसंट्रेशन में अलजेब्रिक सम नहीं निकालते हैं, वो एवरेज निकलता है। देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको बना तो आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा पहले। आप बताओगे यहां पर C1 का वैल्यू बताओ 2 मोलर, C1 का वैल्यू 100 मिलीलीटर, C2 का वैल्यू 1 मोलर, और V2 का वैल्यू 200 ml, C3 का वैल्यू 3 मोलर, और V3 का वैल्यू 300 मिलीलीटर। तो V निकाल लेते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 का वैल्यू कितना आया है 100 प्लस 200 प्लस 300, V इज इक्वल टू कितना हो गया 600 मिलीलीटर। और निकालना किसका वैल्यू है C का। सिंस C1 V1 प्लस C2 V2 प्लस C3 V3 इज इक्वल टू C इंटू V। अब वैल्यू पुट करो, C1 है 2 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 200 प्लस 3 इंटू 300 इज इक्वल टू C इंटू 600। ये ऐड करेंगे 200 प्लस 200 प्लस 900 इज इक्वल टू C इंटू 600। Therefore C would be equal to 2 2 4 and 9 1300 divided by 600। 0 0 कैंसिल हो गया, 13 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ रहा है 2.16 मोलर। ठीक है, बना था आप लोगों से। तो दो कंडीशन पढ़े, एक तो कंडीशन वो था जिसमें सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया गया, और दूसरा कंडीशन वो था जहां पर आइडेंटिकल केमिकल सब्सटेंस, यानी कि अगर एक NaCl है तो दूसरा भी NaCl ही होना चाहिए। आप उसको HCl के साथ नहीं मिलाएंगे, नहीं तो वो केमिकली रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, NaOH को HCl से नहीं मिलाएंगे, माने दूसरा केमिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए, तब ये फार्मूला होगा। अदरवाइज फिर वो टाइट्रेशन पर शिफ्ट कर जाएगा, टाइट्रेशन के कंसेप्ट से बनेगा। अब एक और नया कंसेप्ट पढ़ते हैं हम लोग। जैसे इस वाले पार्ट में क्या रहेगा, सॉल्यूशन का अगर मोलरिटी दिया हुआ है तो आपको मोलरिटी निकालने के लिए कहेगा, और अगर मोलरिटी दिया हुआ है तो मोलरिटी निकालने के लिए कहेगा। मोलरिटी और मोलरिटी दोनों का फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं। मोलरिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंसिडर करते हैं, और मोलरिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट कंसिडर करते हैं। न्यूमेरिकल बनाने के लिए जैसे मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग स्टेटमेंट में कन्वर्ट किए थे, वैसे ही मोलरिटी और मोलरिटी को भी आपको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना होगा, तब जाकर के बनेगा। बताओ मोलरिटी का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जितना मोल होगा वह उसका मोलरिटी होगा। जैसे अगर 2 मोलर NaOH है तो 2 मोलर NaOH का मतलब हुआ 2 मोल ऑफ NaOH इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 4 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या हुआ, 4 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 1 लीटर सॉल्यूशन। वहीं अगर मोलरिटी रहता यानी कि स्मॉल m, तो उसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर 5 मोलल है तो इसका मतलब निकलेगा 5 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये अगर ब्रेक कर लिए तो बाकी का पार्ट आपका पढ़ा हुआ है वहां वो बन जाएगा। यानी कि सिर्फ नया कॉन्सेप्ट यही आया कि मोलरिटी का मतलब है दैट मोल इन 1 लीटर सॉल्यूशन, और मोलरिटी का सॉल्यूशन, और मोलरिटी का मतलब हुआ
दैट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, दैट मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो किलोग्राम को हम लोग 1000 ग्राम कर देंगे और लीटर को हम लोग 1000 मिलीलीटर कर देंगे। लिखे तो एक क्वेश्चन बताते हैं, देखो एन एक्वस सॉल्यूशन, एन एक्वस सॉल्यूशन of sodium hydroxide, an aqueous solution of sodium hydroxide, sodium hydroxide is 5 molar, capital M, is 5 molar if the density of the solution, if the density of the solution is 1.2 gram per milliliter, is 1.2 gram per milliliter, then determine its concentration, then determine its concentration in terms of molality, in terms of molality and mole fraction, in terms of molality and mole fraction and mole। यहां पर बाकी का मोलरिटी मोल फ्रैक्शन तो कंसंट्रेशन में पढ़ना ही है, तब ऐसा थोड़ी कि मोलरिटी कहीं पर भी देखे तो कि हाँ वही वाला था, ठीक है। बाकी वाले में क्या करते थे हम लोग, अमाउंट दिया रहता था, मास दिया रहता था, और यहाँ पर मास ना देकर के क्या दिया हुआ है, मोलरिटी दिया हुआ है, और इसको कन्वर्ट करना है उसमें। तो स्टार्टिंग वाला पोर्शन सेपरेट करने के बाद फिर ये क्वेश्चन कॉमन हो जाएगा जो आप बनाए हुए, डाटा जो कॉमन हो जाएगा जो बनाए हुए। जैसे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज याद करो, 20 ग्राम दिया रहता था, उसकी जगह पे 20% W/V था, ठीक है। तो बाकी का पार्ट तो सेम ही था। उसी तरह से यहाँ पर अभी जो सिखाए हैं उसके अनुसार से बताओगे, बताओ तो 5 मोलर NaOH सॉल्यूशन का मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला 5 मोल ऑफ NaOH इन 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। यह स्टेटमेंट जैसे ही लिखोगे, वहीं अगर मोललिटी रहता, 5 मोलल रहता, तो यहां लिख देते 5 मोल ऑफ NaOH इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और यहां पर ये 1000 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये मोलरिटी है। अब यहां से डाटा सेपरेट कर रहे हैं, दैट इज, बोर्ड पर देखो, कॉपी करने के चक्कर में नहीं रहो। मोल ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, बताओ कितना मोल है, 5। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास पता है, 40 ग्राम पर मोल। तब यहां से हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास निकाल लेते हैं, मास ऑफ NaOH। याद करो, मोल इज इक्वल टू होता है मास बाय मोलर मास, तो मास वुड बी इक्वल टू मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। मोल का वैल्यू दिया हुआ है 5 इंटू 40, इट मीन्स 200 ग्राम। ये निकल गया सॉल्यूट का मास, मोल इसका पता है। अब देखो तो यहां पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताओ कितना है, 1000 मिलीलीटर। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। तो वॉल्यूम है, डेंसिटी है, तो मास निकल जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 1.2 इंटू 1000, यानी ये वैल्यू हो गया 1200 ग्राम। ये सॉल्यूशन का निकला है, लेकिन मोलरिटी निकालने के लिए हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए। तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे हम लोग। मास ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, इट मीन्स 1200 माइनस 200, 1000 ग्राम। ये सॉल्वेंट का मास आ गया, ठीक है। और संयोग से यहां पर, संयोग कह सकते हो, संयोग से यहां पर मोलरिटी और मोलरिटी का वैल्यू सेम हो गया। डेंसिटी अगर अलग रहता तो वो वैल्यू अलग हो जाता। अब यहां मोल फ्रैक्शन भी निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए इसका भी मोल निकालना होगा।
बताओ वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। तो अब यहां से इसका मोल निकाल लो। ये मोल हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, मास बाय मोलर मास। तो 1000 डिवाइडेड बाई 18, ये वैल्यू आ जाएगा 55.56। ये अब सब पता है आपको, मोलैलिटी निकालना है। तो फर्स्ट फॉर्मूला लिखो, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। बताओ तो इस क्वेश्चन में मोल कितना दिया होता? 5, मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 इंटू 1000, ये वैल्यू कितना हो गया? 5 मोलल। मोलल पढ़ा जाएगा इसको, स्मॉल एम है मोलल। मोल तो मोल निकालने के अलावा हम लोग मोलैलिटी निकाल रहे हैं। तो संयोग से ये दोनों बराबर हो गया है, यानी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों बराबर होगा, ये डिपेंड करता है कि डेंसिटी सॉल्यूशन का क्या है। दूसरा मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन NaOH का निकालना होगा तो फार्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। NaOH का नंबर ऑफ मोल 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 55.56, यानी 5 डिवाइडेड बाई 60.56। अब जब ये निकल गया, इसको आप डेसिमल में डिवाइड करके सोल्व भी कर सकते हैं। अब दूसरा मोल फ्रैक्शन अगर वाटर का निकालना होगा तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH। बताओ बनाया होता है क्वेश्चन? लिखो an aqueous solution of glucose, an aqueous solution of glucose is 2 molal, small m. An aqueous solution of glucose is 2 molal if the density of the solution is 1.1 gram per milliliter, is 1.1 gram per milliliter, then determine its concentration, in molarity, and in mole fraction, मोलैलिटी तो दिया हुआ है मेरे भाई, तो मोलैरिटी ने निकालिएगा। 2 मोलल का मतलब हो गया 2 मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यानी आप डाटा सेपरेट करो, मोल फ्रैक्शन भी निकालना है। तो ये मोल किसका है? ग्लूकोज का। कितना दिया हुआ है? 2। बताओ ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? मोलर मास 180 ग्राम पर मोल। तब यहां से ग्लूकोज का मास निकल जाएगा 2 इंटू 180, इट मीन्स 360 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है यानी H2O का मास है, यह हो गया आपका 1000 ग्राम। अभी मोल फ्रैक्शन के लिए डाटा निकाल लेते हैं। बताओ वाटर का मोलर मास कितना होगा? 18 ग्राम पर मोल। तब इसका हम लोग मोल निकाल लेते हैं। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 1000 डिवाइडेड बाई 18। अभी क्वेश्चन में बनाए हम लोग 55.56। तो मोल फ्रैक्शन तो निकल जाएगा। ग्लूकोज का मोल पता है, वाटर का मोल पता है। अब एक और काम करना है, मोलरिटी, और उसके लिए हम लोग को वॉल्यूम चाहिए सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूट का मास पता है कितना ग्राम? 360।
ये इतना करना पड़ा सॉल्यूट के मास के लिए, ताकि सॉल्यूशन को हम लोग कन्वर्ट कर सकें सॉल्वेंट के मास में, या मास ऑफ सॉल्वेंट को कन्वर्ट कर सके सॉल्यूशन के वॉल्यूम में। अब यहां से निकालेंगे हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट का मास 360 प्लस 1000, यानी 1360 ग्राम। अब यहां के बाद में फिर वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास बाय डेंसिटी, यानी 1360 डिवाइडेड बाय 1.1। ये किस में कन्वर्ट कर गया? मिलीलीटर में। अब सारा डाटा आ गया आपके पास में, फार्मूला लिखना है और वैल्यू पुट कर देना है। जैसे अगर हमें मोलरिटी निकालना होगा तो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1360 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 1000। अब ये सोल्व करना है, बोलो। अच्छा 2 है, सॉरी, यहां 2 मोल था। दूसरा वाला क्वेश्चन में अगर मान ली कि हमें मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। बताओ ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल कितना है? 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 55.56 निकल गया ग्लूकोज का। और यहां से वाटर का निकालेंगे तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो बाकी सारा पार्ट हम लोग का पहले किया हुआ है। नया सिर्फ ये आया कि क्वेश्चन में मास न दे करके मोलरिटी दे दिया और कभी मोलरिटी दे दिया। तो मोलरिटी रहेगा तो मोलरिटी निकालना होगा, और मोलरिटी रहेगा तो मोलरिटी। और ये भी आपको एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन मिलेगा जिसमें मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कह रहा है और मोलरिटी दिया हुआ है। तो उसको भी आप ट्राई कीजिएगा कि हाँ अब बनेगा कि नहीं बनेगा, जो नोट कर लीजिए जिन लोग। चलो एक और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है कई बार। लिखे तो क्वेश्चन, व्हाट इज द मोललिटी ऑफ प्योर वाटर? व्हाट इज द मोललिटी ऑफ प्योर वाटर? मोललिटी ऑफ प्योर वाटर, बस क्वेश्चन इतना ही है। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कई बार नजर आ गया, ठीक है। अब ये कैसे बनाएंगे, ध्यान से सुनो थोड़ा सा। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है टेक्निकली ये गलत है। अब टेक्निकली गलत कैसे है? जो प्योर वाटर कह रहा है और प्योर वाटर का क्या निकालने के लिए कहा जा रहा है? मोललिटी। तो यहीं से आप समझ लो कि मोललिटी सॉल्यूशन का निकाला जाता है, और सॉल्यूशन कभी प्योर नहीं होता है। सॉल्यूशन का मतलब होना चाहिए कि कम से कम कितने कंपोनेंट होने चाहिए? 2, जिसमें से एक सॉल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट। तो यहाँ पर ये टेक्निकली क्वेश्चन गलत है कि वाटर प्योर फॉर्म में है और इसका मोललिटी निकालना है जो कि सॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ जबरदस्ती का बनाया गया है, उसी के बारे में हम लोग को ही बात करना है कि कैसे जबरदस्ती का बनाएंगे। तो कहा जा रहा है कि प्योर वाटर है तो वाटर ही सॉल्यूट के रूप में काम करेगा और वाटर ही सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा, तभी तो वो होगा। वही सॉल्यूट भी होगा और वही सॉल्वेंट भी होगा। जैसे देखते हो कि कोई अकेले ही गेम खेल रहा है, ठीक है, एक बार उसके जगह पे खेल लेता है, दूसरी बार अपनी जगह पर खेल लेता है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। और दूसरा पार्ट, यहाँ कोई डाटा नहीं दिया हुआ है, तो डाटा नहीं दिया हुआ तो आप 100 भी मान सकते हैं, आप x भी मान सकते हैं, आप 1000 भी मान सकते हैं, यानी कि दोनों में से कोई भी पार्ट जो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अब जैसे इस जगह पर क्वेश्चन में हम लोग यूज करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास, इसे हम लोग x भी मान सकते हैं, 1000 भी मान सकते हैं, 100 भी मान सकते हैं, कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। तो मान लीजिए सॉल्यूट का मास हम लोग 100 ग्राम कंसीडर करते हैं, ये 100 ग्राम हो गया। तो बताओ तो इनका मोलर मास कितना होगा? वाटर का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल। आप रुकना, स्टेटमेंट लिखवाएंगे उसके बाद कॉपी करना। अब बताओ इसका मोल निकल जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 18, ये मोल निकल गया। अब यही सॉल्वेंट रूप में भी काम कर रहा है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट बताओ कितना आ जाएगा? 100 ग्राम। जो सॉल्यूट का मास है वही मास किसका हो जाएगा? सॉल्वेंट का। वाटर इन सॉल्यूट और वाटर इन सॉल्वेंट। अगर आप सॉल्यूट के मास को x मानते तो सॉल्वेंट भी x,
अगर सॉल्यूट के मास को 1000 मानते तो सॉल्वेंट भी कितना होता 1000। अब यहां से मोलरिटी का फॉर्मूला यूज करो। मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहे हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 100/18 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000। अब देखो तो क्या बचा, 100 कैंसिल हो गया, ये बचा क्या 1000 डिवाइडेड बाई 18 और सोल्व करेंगे तो 55.555 यानी 55.56 मोलर। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप आंसर सिर्फ याद रखिए 55.56, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तब। लेकिन वही क्वेश्चन अगर आपको सोल्व करने के लिए कहा जाए 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, तब आप इसे सोल्व करोगे। कॉपी करने के पहले एक लाइन लिख लो, उसके बाद लिखिएगा। लिखे तो आ रहे हैं बस है। अच्छा जाना है, तो in such condition water can act as solute as well as solvent, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा, तुम जाओ। Thanks for watching this video.